नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम एक वर्तमान का जो करंट टॉपिक है उसके हिसाब से भी और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और टॉपिक का नाम रहेगा महिला आरक्षण, जो वर्तमान समय में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय है तो क्यों है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। महिला आरक्षण कहां कहां है, कब कब मिला हुआ उन क्षेत्रों में, जैसे नौकरियों में आरक्षण है महिलाओं को, ग्रामीण पंचायत राज में है, शहरी पंचायत राज में आरक्षण है, कब मिला, किस प्रकार का आरक्षण है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में 128वां संविधान संशोधन विधेयक, हाँ ध्यान से सुनना, 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो संसद में पारित हुआ है उसका संबंध में महिला आरक्षण से ही है। लोकसभा और विधानसभाओं में तो विधेयक पारित होने के बाद संविधान संशोधन होगा, तो किस प्रकार से महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण रहेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। तो साथियों देखो, महिलाओं को आरक्षण कहां कहां पर है पहले से, उसकी बात करूं तो महिलाओं को पहले से नौकरियों में आरक्षण है। कितना परसेंट आरक्षण है? 33% आरक्षण है। और कहां आरक्षण है महिलाओं को? दूसरा आरक्षण है ग्रामीणी पंचायती राज में, ग्रामीणी पंचायती राज में। और ग्रामीण पंचायत राज में कितना आरक्षण है? ग्रामीण पंचायती राज में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है। ग्रामीण पंचायत राज में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का मतलब यह है कि गांव में ग्राम पंचायतों के पंच और जो सरपंचों के चुनाव होते हैं उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण है। उसमें 33% आरक्षण होने का मतलब है जितनी भी ग्राम पंचायतों चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 33 ग्राम पंचायतों में 33 महिलाएं कम से कम सरपंच बनेंगी। इसी प्रकार जो वार्डों में पंच बनते हैं तो कम से कम 33% महिलाएं पंच बनेंगी। इसी पर ग्राम पंचायत समिति है, पंचायत समितियों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण है। वहां पर 33% आरक्षण होने का मतलब है कि पंचायत समिति की चेयरमैन, पंचायत समिति की प्रधान कम से कम 33% महिलाएं बनेंगी। उसके ऊपर उठे पंचायत राज में जिला परिषद, तो जिला परिषद में जो जिला प्रमुख का पद है वो भी कम से कम 33% महिलाओं को मिलेगा। तो इस प्रकार महिलाओं को ग्रामीण पंचायत राज में 33% आरक्षण मिला हुआ है। और ग्रामीण पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण मिलने के साथ साथ एससी एसटी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ग्रामीण पंचायत राज में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं है। ग्रामीण पंचायत राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। ग्रामीण पंचायत राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। उसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 243 डी में उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 243 डी में उल्लेख है ग्रामीण पंचायत राज में। ग्रामीण पंचायत राज महिलाओं को पहली बार आरक्षण कब दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा दिया गया, जो 93 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो पंचायत राज में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है। एससी एसटी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आरक्षण पहली बार 74वां संविधान संशोधन, सॉरी प्लीज 73वां संविधान संशोधन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को ग्रामीण पंचायत राज में आरक्षण मिला। पहली बार महिलाओं को राजनीति में सहभागी होने के साथ साथ चुनाव में भी आरक्षण मिला।
इससे पहले महिलाएं राजनीति में तो सहभागी थी, चुनाव लड़कर भी, वोट डालकर भी, लेकिन पहली बार आरक्षण के माध्यम से सहभागिता होने का अवसर मिला उनको। 33% ग्रामीण पंचायत राज में। फिर ग्रामीण पंचायत राज और कहां आरक्षण मिला हुआ इनको? तीसरा आरक्षण मिला हुआ है इनको शहरी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं बोले तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव में भी महिलाओं को 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा महिलाओं को शहरी स्थानीय स्वशासन में भी कितना % आरक्षण दे दिया गया था? 33% आरक्षण दे दिया गया था। और इस 33% महिला आरक्षण के साथ साथ SC ST की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था, लेकिन यहां भी OBC की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार का आरक्षण तो हमें मिला हुआ है पहले से ही, लेकिन अब हाल ही में जो संसद ने प्रस्ताव पारित करके, बिल पारित करके, विधेयक पारित करके जो आरक्षण दिया है, वो आरक्षण कहां दिया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कहां आरक्षण नहीं था महिलाओं को? महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता थी कहां? लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण की चुनाव आवश्यकता थी, जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता थी। और इस लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की बात और मांग काफी लंबे समय से उठ रही थी। यह मांग क्यों उठ रही थी? इसलिए उठ रही थी कि पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए थे भारत में 1952 में। तो 1952 में जो लोकसभा की कुल सीटें थी, कुल सदस्य जीत कर आए, उन लोकसभा के आम चुनाव में कुल सदस्यों में से महिलाएं केवल मात्र 5% महिलाएं जीत कर आई थी। कितने % महिलाएं जीत कर आई थी? 5%। 5% महिलाएं बोले तो उस समय जो लोकसभा कुल सीटें थी, उन कुल सीटों में से केवल 24 महिला सदस्य जीतकर आई थी प्रथम लोकसभा के आम चुनाव में। तो एक समय ऐसा था कि केवल 5% महिलाएं लोकसभा में जीतकर पहुंची थी, लेकिन अब देश की आधी आबादी, महिलाएं लगभग देश की 70 करोड़ आबादी है महिलाओं की मतदाता के रूप में। तो देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उन्हें भी इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभाओं में कुछ सीटें रिजर्व करके उनकी आवाज को मुखर रखा जा सकता है। तो इसलिए अब जैसे 2019 में लोकसभा के आम चुनाव हुए, उस लोकसभा के आम चुनाव में 543 में से कितनी महिलाएं जीत कर गई? 543 में से मात्र 78 महिलाएं जीत कर गई। कितनी महिलाएं जीत कर गई? 78 महिलाएं जीत कर गई। फिर बाद में 2019 के बाद कुछ सीटों पर समय समय पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कुछ महिलाएं और जीत कर गई, और कुछ महिलाएं और जीतने के बाद वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की कितनी संख्या है? वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है 82। यानी कि आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट में लोकसभा में 543 में से कुल कितनी महिला सांसद हैं? 82 महिला सांसद हैं। जबकि 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में कितनी महिलाएं जीत कर गई थी? 78 महिलाएं जीत कर गई थी। 78 महिलाएं जीतने का मतलब है कि 1952 से लेकर सन 2019 तक पहली बार लोकसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या सर्वाधिक हुई। इससे 2019 से पहले जो 16वीं लोकसभा चल रही थी, 16वीं लोकसभा 2014 से लेकर 2019 तक 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 62। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 62 थी, महिला सदस्यों की संख्या 62 थी। लेकिन जैसे ही 17वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए तो 17वीं लोकसभा में महिला की सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 78 हो गई। अर्थात आजादी के समय जो पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए आजादी के बाद, उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? 24 थी। और अब महिलाओं की संख्या कितनी पहुंच गई?
78 पहुंच गई, अतः धीरे धीरे महिलाओं का प्रतिशत लोकसभा में मतदाताओं के रूप में, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों के रूप में बढ़ता ही जा रहा है। और जब बढ़ता ही जा रहा है तो फिर सरकारों को भी उस बात के ऊपर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2019 में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो पहली बार ऐसा हुआ 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में कि महिला वोटों की संख्या ज्यादा रही। ध्यान से सुनना, पहली बार ऐसा हुआ है 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में कि महिला वोटों की संख्या ज्यादा रही बजाय पुरुषों के। जब महिलाएं वोटरों के रूप में अधिक संख्या में पहुंच रही है तो फिर यहां भी इन्हें लोकसभा और विधानसभाओं की संख्या बढ़ना वाजिब है, संख्या बढ़ाना उनकी जरूरी है। तो महिलाओं का लोकसभा और राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, महिलाओं का लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समय समय पर मांग उठती रही। तो सबसे पहले महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव लाया गया था पहली बार 1996 में, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। पहली बार लोकसभाओं में और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाया गया 1996 में, और उसमें देश के प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। और एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। फिर दूसरी बार प्रस्ताव कब लाया गया? दूसरी बार प्रस्ताव लाया गया 1998 में, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रयास किया, बिल लाया गया। लेकिन 1996 में भी गठबंधन की सरकारें थी, 1998 में भी देश में गठबंधन की सरकार थी, 1996 में भी पारित नहीं हो सका लोकसभा से, 1998 में लोकसभा से पारित नहीं हो सका। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर प्रयास किया, और फिर 1999 में बिल लाया गया, सॉरी 1998 बाद बिल लाया गया सन 2000 में, लेकिन यह बिल भी पारित, सन 2000 में बिल पारित नहीं हुआ। फिर उसके बाद बिल लाया गया सन 2003 में लाया गया, 2003 में भी पारित नहीं हुआ। 1999 में बिल लाया गया था, 1999 में बिल पारित नहीं हुआ। इसका अटल बिहारी वाजपेयी ने भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का काफी प्रयास किया, लेकिन गठबंधन की सरकारें थी, गठबंधन की सरकारों में बिलों को पारित करवाना सरकार के लिए बहुत बड़ी मजबूरियां हो जाती हैं, आसानी से पारित नहीं हो पाती है, इसलिए पारित नहीं हो सके। फिर 2004 में लोकसभा के आम चुनाव हुए। आम चुनाव में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। तो मनमोहन सिंह सरकार का भी सपना था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि मनमोहन सरकार का इसलिए सपना था कि राजीव गांधी का ही सपना था काफी समय पहले से कि महिलाओं को भी लोकसभा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज, स्थानीय स्वशासन में आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सके। लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में जो प्रयास हुआ वो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायत राज में, शहरी और स्थानीय में 33% आरक्षण दे दिया, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रयास किया, शुरू किया देवेगौड़ा सरकार ने। उसके बाद प्रयास किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रयास किया मनमोहन सरकार ने सन 2008 में। सन 2008 में मनमोहन की सरकार भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए बिल लाई, प्रस्ताव लाई। उस बिल प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति बनाई गई, गीता नाम सांसद की अध्यक्षता में। उस समिति ने काफी समय बाद रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद सन 2010 में यह बिल राज्यसभा में रखा गया। कहां रखा गया? राज्यसभा में रखा गया। इससे पहले जो बिल रखे जा रहे थे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए बिल कहां रखे जा रहे थे? लोकसभा में। लेकिन पहली बार यह बिल कहां रखा गया महिलाओं को आरक्षण देने के लिए? राज्यसभा में। और राज्यसभा में यह बिल 9 मार्च सन 2010 में क्या हो गया? पारित हो गया।
और राज्यसभा से पारित होकर यह लोकसभा में गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गठबंधन की सरकारें थी, इस समय मनमोहन की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी। 2010 में जो राज्यसभा से बिल जो पारित, उस बिल में क्या प्रावधान था कि लोकसभा में महिलाओं को 543, लोकसभा महिलाओं को क्या मिलेगा, 33% आरक्षण। अर्थात लोकसभा की जो सीटें हैं 543 निर्वाचित होकर आती हैं, उन 543 सीटों में से 33% यानी कि मैं कहूं 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने का प्रावधान था। महिलाओं को रिजर्व करने 33% रिजर्वेशन के साथ साथ महिला जो एससी और महिला जो एसटी की थी, इन्हें भी जो एससी और जो एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित थी, उन्हीं में से 33% सीटें इनको लिए रिजर्व करनी थी। उन्हें रिपीट कर रहा हूं कि लोकसभा की जो कुल 543 सीटें थी, इसमें से 33% सीटें किसके लिए रिजर्व करनी थी, महिलाओं के लिए। इसी प्रकार 543 में से एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण मिला हुआ था, के लिए जो सीटें रिजर्व थी, उन रिजर्व सीटों में से 33% सीटें किसके लिए आरक्षित करने का प्रावधान था, एससी की महिलाओं के लिए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में एससी समुदाय के लिए सीटें रिजर्व थी, जो आरक्षित थी, उन सीटों में से 33% सीटें किसके लिए आरक्षित करनी थी, एससी की महिलाओं के लिए आरक्षित करनी थी। अर्थात आरक्षण में से आरक्षण, एससी के आरक्षण में से 33% सीटें किसको दी जा रही थी, एससी की महिलाओं को। इसी प्रकार लोकसभा में जो एसटी की सीटें आरक्षित थी, उनमें से 33% सीटें किसके लिए आरक्षित करनी थी, एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित करनी थी। लेकिन ये बिल राज्यसभा से तो पारित हुआ, लोकसभा से पारित नहीं हुआ। लोकसभा से पारित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैं कह रहा हूं मनमोहन की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, और जैसे बिल लोकसभा में गया तो लोकसभा में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने और शरद यादव की पार्टी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, हम भी इस महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। लेकिन जो महिला आरक्षण देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल में थोड़ा सा संशोधन किया जाए, परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, और उन तीनों यानी कि मुलायम यादव, लालू यादव, शरद यादव ने कहा कि इस बिल में केवल एक प्रावधान और जोड़ दिया जाए, और वो प्रावधान क्या जोड़ दिया जाए कि ओबीसी की महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को आरक्षण दे रहा बहुत अच्छी बात है, एसटी की महिलाओं को आरक्षण दे रहा बहुत अच्छी बात है, एसटी की महिलाओं को आरक्षण दे रहा बहुत अच्छी बात है, हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। लेकिन इसमें से एक ओबीसी महिलाओं को आरक्षण भी जोड़ दिया जाए तो हम इस बिल का समर्थन करेंगे। और आप महिलाओं, ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं देते हो तो हमारी पार्टी, हम इस महिला बिल का समर्थन नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य महिलाओं के आरक्षण का विरोध करना नहीं था, उनका उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो हमारी ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों ही नेता ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते थे। इसलिए इन्होंने ओबीसी की लड़ाई को लड़ते हुए कहा कि हमारी ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और इस प्रकार इस मांग की वजह से, गठबंधन की सरकारें होने की वजह से सन 2010 में बिल राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित नहीं हुआ। काफी समय तक ये बिल इसी प्रकार पेंडिंग रहा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के मंच के माध्यम से, चुनाव में रैलियों के माध्यम से, पार्टी घोषणा पत्रों के माध्यम से ये घोषणाएं तो की जाती रही कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे लोकसभा विधानसभाओं में, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे लोकसभा और विधानसभाओं में, कहते सब रह रहे थे। कुछ समय प्रयास भी हुआ, लेकिन प्रयास सफल नहीं होते जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही अभी जैसे ही सितंबर 2023 में
वर्तमान मोदी सरकार ने संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया, विशेष सत्र बुलाया, और उस विशेष अधिवेशन में सरकार के द्वारा 8 प्रस्ताव रखे जाने थे, 8 बिल रखे जाने थे। इन 8 बिलों में एक बिल महिला आरक्षण से संबंधित भी रखा जाना था। सितंबर 2023 में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, उस अधिवेशन की शुरुआत तो पुराने संसद भवन से हुई, लेकिन पुराने संसद में वो अधिवेशन एक दिन चला और अगले दिन वो अधिवेशन चला नए संसद में। और जैसे ही नए संसद में वो अधिवेशन चला, सत्र चला, तो नए संसद भवन में 19 सितंबर 2023 को वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया। और लोकसभा में जो प्रस्ताव रखा गया, जो बिल रखा गया, वो किस नाम से रखा गया? 128वां संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से रखा गया। यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जो बिल रखा था, वो बिल किस प्रकार बिल था? संविधान संशोधन बिल था। कैकवा संविधान संशोधन बिल था? 128वां संविधान संशोधन बिल था। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले 127 संविधान संशोधन बिल रखे जा चुके हैं और 127 संविधान संशोधन बिलों में से पारित कितने हुए हैं? पारित हो चुके हैं 105। इसका मतलब यह है कि जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, वो पारित हो तो हो, नहीं भी हो। अगर वो पारित हो गया तो संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। अगर पारित नहीं होता है तो केवल बिल ही रह जाता है, विधेयक रह जाता है, विधि का रूप, कानून का रूप नहीं ले पाता है। तो इस बिल से पहले अब तक संविधान यानी कि संसद में कितने संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल यानी कि अधिनियम लाए जा चुके हैं? 127 लाए जा चुके हैं, जिनमें से पारित कितने हुए? 105। अर्थात इससे पहले अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब यह कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हुए? 105। अधिनियम कितने आए थे? 127। लेकिन हाल ही में जो रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये कैकवा संविधान संशोधन है? 128वां संविधान संशोधन है। अगर ये पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन कैकवा होगा? 106वां संविधान संशोधन कहलाएगा। ये अधिनियम तो 128वां है, लेकिन पारित हो गया तो संविधान में संशोधन कैकवा होगा? ये 106वां। इसका मतलब है संविधान संशोधन अधिनियमों की संख्या ज्यादा है और संविधान संशोधन संख्या कम है। इसकी वजह यह है कि कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित हो तो हो, नहीं भी हो। तो संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2023 तक कितने लाए जा चुके हैं? 128। पारित कितने हो चुके हैं? 105। अब जो पारित हो जाएगा लागू विधेयक कैसे होगा? ये 106वां संविधान संशोधन होगा। ठीक, तो किस नाम से लाया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह अधिनियम पहले कहां रखा गया? लोकसभा में। लोकसभा में चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद मतदान हुआ तो विपक्ष में केवल 2 वोट पड़े थे। महिला जो आरक्षण देने का प्रावधान था लोकसभा और राज्यसभाओं में, लोकसभा विधानसभाओं में, तो लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद पारित करने जो मतदान हुआ तो मतदान में विपक्ष में कितने मत आए? 2 मत आए। तो बिल जब लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा से क्या होना चाहिए था? पारित। पारित किस प्रकार से होना चाहिए था? लोकसभा के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए था।
कितने बहुमत से? लोकसभा के कम से कम 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत बोले तो लोकसभा के कम से कम 66% बहुमत से पारित होना था। अगर लोकसभा में कम से कम इतना बहुमत इस बिल को नहीं मिल पाता, इस विधेयक को, इस प्रस्ताव को नहीं मिल पाता, तो यह लोकसभा से पारित नहीं होता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक, तो लोकसभा से कम कितने बहुमत से पारित होना चाहिए था? कम से कम 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत बोलो तो 66% बहुमत से पारित होना चाहिए था। लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पारित होने के बाद फिर ये कहां गया? राज्यसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में भी कम से कम कितने बहुमत से पारित होना चाहिए था? राज्यसभा में भी कम से कम 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत बोले तो कम से कम 66% बहुमत से पारित होना चाहिए था। राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा करने के लिए 7 घंटा 30 मिनट का टाइम रखा गया। 7 घंटा 30 मिनट में इसके ऊपर चर्चा करते हुए इसको हमें पारित करना है या न करना है। तो राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा करते हुए, और राज्यसभा में भी कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना था, और राज्यसभा से भी क्या हो गया? पारित। लेकिन ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा से पारित होते ये सीधा राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है। और जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ये फिर कहां जाना है? विधानसभाओं में। कहां जाना है? विधानसभाओं में जाना है। और इस समय भारत में, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में से कम कितनी विधानसभाएं? कम से कम आधे से एक अधिक विधानसभाओं से क्या होना चाहिए? ये पारित होना चाहिए। और कम से कम आधे से एक अधिक विधानसभाओं से पारित नहीं होता है, तो लोकसभा राज्यसभा ने जो पारित किया था वो पारित का पारित रह जाएगा, बिल ही रह जाएगा, विधेयक रह जाएगा, विधि का रूप, कानून का रूप नहीं ले पाएगा, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, अब ये कहां से पारित होना है? अब ये विधानसभाओं से पारित होना है। और भारत में जो राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, तो कम से कम कितनी विधानसभाओं से पारित होना है? कम से कम 50% विधानसभाओं से पारित होना है। 50% से एक अधिक विधानसभाओं से पारित होना है। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय भारत में 31 विधानसभाएं हैं, तो 31 विधानसभाओं में से कम कितने विधानसभाओं से पारित होना जरूरी है? कम से कम 16 विधानसभाओं से पारित होना जरूरी है। 31 विधानसभा। जैसे मान लीजिए प्रदेश में विधानसभाएं 29 हो, तो कितने से पारित होना चाहिए? तो 29 बोले तो कम से कम 15 विधानसभाओं से। मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम कितनी विधानसभाओं से पारित होना चाहिए? कम से कम आधे से एक अधिक विधानसभाओं से पारित होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ना, इसका संबंध जम्मू कश्मीर की केंद्र से प्रदेश की विधानसभा से नहीं है। इसका संबंध पुदुचेरी की विधानसभा से नहीं, वहां की विधानसभा में लागू नहीं होगा। हाँ, दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार कम से कम आधे से एक अधिक विधानसभा से पारित होना चाहिए। अगर कम से कम आधे से एक अधिक विधानसभाओं से पारित हो गया, तो फिर वहां से पारित होकर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और फिर राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? गजट में प्रकाशित होगा। और गजट में प्रकाशित होने का मतलब है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने का मतलब है कि विधेयक किसका रूप ले लेगा? विधि का रूप ले लेगा। विधि बोले तो ये कानून बन जाएगा, कानून बोले तो ये अधिनियम बन जाएगा, और अधिनियम बोले तो महिलाओं का 33% आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए जो बिल रखा गया था, पहले कहां रखा गया? लोकसभा में, राज्यसभा में? पहले लोकसभा में रखा गया। किसने रखा? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने रखा। ये कैगो संविधान संशोधन विधेयक था, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था।
लोकसभा से पारित होकर कहां गया ये? राज्यसभा में। राज्यसभा से पारित होकर कहां गया ये? विधानसभाओं में। और कम से कम कितनी विधानसभाओं से पारित होना था? कम से कम देश की आधे से एक अधिक विधानसभाओं से पारित होना था। और विधानसभाओं से पारित होकर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इसके पर हस्ताक्षर कर लेगा तो विधेयक है ये किसका रूप ले लेगा? विधि का रूप ले लेगा, अधिनियम का रूप ले लेगा और लागू हो जाएगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिल किस नाम से रखा गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से रखा गया है। नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से रखा गया है। ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन का मतलब है कि हमारी नारी अब शक्ति का रूप ले चुकी हैं और वो वंदनीय हैं। और वंदनीय है तो उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में क्या दिया जाएगा? लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में क्या दिया जाएगा? 33% आरक्षण। किसमें दिया जाएगा 33% आरक्षण? लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों में, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में क्या दिया जाएगा? 33% आरक्षण दिया जाएगा। और 33% आरक्षण देने का प्रावधान क्या रहेगा? अब सुनना, मैं करूं कि वर्तमान स्थिति क्या है लोकसभा की? वर्तमान में लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 543। 543 में से आरक्षण है किस किस को? आरक्षण है किस किस को? एससी को और एसटी को। किसके हिसाब से? इनकी जनसंख्या के अनुपात में। ध्यान से सुन लेना, वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं में किसको आरक्षण है? एससी और एसटी को। अर्थात जब तक ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक कानून का रूप नहीं लेता है, उससे पहले क्या स्थिति है लोकसभा की? कि लोकसभा में आरक्षण है। किन को आरक्षण है? एससी और एसटी को। कितना प्रतिशत? ध्यान रखना, एससी एसटी को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्रतिशत में नहीं है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इसी अनुपात में इनकी आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें बढ़ती जाएंगी। अगर जनसंख्या घटती है तो उसी अनुपात में इनकी रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें घटती चली जाती है। तो एससी एसटी को आरक्षण है। इनकी सीटें कितनी आरक्षित है वर्तमान में? वर्तमान में आरक्षित हैं एससी की तो पूरे भारत में 84 सीटें आरक्षित हैं और एसटी की पूरे भारत में 47 सीटें आरक्षित हैं। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एससी समुदाय के लिए। इन 84 सीटों पर केवल एससी समुदाय के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य किसी समुदाय के कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते। जब एससी समुदाय कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो एससी के जीतेंगे, अर्थात कम से कम एससी के 84 सदस्य तो पहुंचेंगे। कहां? लोकसभा में। अब इन 84 सीटों पर वर्तमान स्थिति है, जब तक ये अधिनियम नहीं बनता है, 33% आरक्षण नहीं मिला है, तब तक क्या प्रावधान है? इन 84 सीटों में पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, लेकिन वो पुरुष या महिला जो भी होंगे क्या होंगे? एससी के होंगे। इसी प्रकार 543 में से एसटी समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 47 सीटें हैं। अर्थात भारत में लोकसभा के चुनाव के लिए 47 निर्वाचन क्षेत्र वो निर्वाचन क्षेत्र है जो केवल एसटी के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। इन निर्वाचन क्षेत्रों से केवल एसटी के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। वो एसटी का पुरुष भी हो सकता है और एसटी की महिला भी हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट एसटी का ही चुनाव लड़ सकता है। तो कम से कम 47 एसटी के कैंडिडेट तो पहुंचेंगे। तो 500, अब हम इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 131। 131 सीटें तो वर्तमान में क्या है? आरक्षित हैं। किसमें? लोकसभा में। कितने में से? 543 में से। अब 543 में से 131 सीट घटा देंगे तो फिर कितनी बच जाएंगी? 4, 1, 4।
ये 412 सीट क्या बच गई, जनरल बच गई, सामान्य बच गई। ये जनरल और सामान्य बचने का मतलब ये है इन 412 सीटों पर एससी के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकते हैं, एसटी वाले लड़ सकते हैं। इसका मतलब एससी के कम से कम इतने तो जाएंगे, एससी वाले यहां भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे महिला या पुरुष हो। तो 84 दिए जाएंगे, यहां भी कोई चुनाव जीतता है तो संख्या 84 फालतू भी जा सकती है। लेकिन यहां कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है एससी का, और लड़के के चुनाव नहीं जीते तो कम से कम इतने जीत के जाएंगे। इसी प्रकार एसटी के 47 पर जीत के जाएंगे। अगर इन 412 सीटों पर भी कोई एसटी का कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं, ये संख्या 47 से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? 47 तो जाएंगे। अगर ये जर्नल में भी चुनाव कोई लड़ता है, एसटी कैंडिडेट जीत जाता है, स्वाभाविक सीधी बात है। जैसे आप किसी भी भर्ती देखते हो फौज पुलिस की, उसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया आपकी कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी में, और आपने फॉर्म अप्लाई करने के बाद पेपर और मेरिट बनी, तो आपकी समुदाय की आपकी कैटेगरी की मेरिट जा रही है 70 नंबरों पर, और जनरल की मेरिट जा रही है 75 नंबर पर, और आपने नंबर कितने ले लिए? 76, अर्थात जनरल की मेरिट है उससे भी एक ज्यादा, तो आपका सिलेक्शन जनरल में माना जाएगा, न कि आपकी कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में कम से कम 84 तो जाएंगे एससी के, और एसटी कम से कम 47 जाएंगे। लेकिन इन सीटों पर भी एससी एसटी के कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते, कोई मनाही नहीं है। तो फिलहाल तो वर्तमान में यही स्थिति है। लेकिन अगर 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 क्या बनता है? कानून बनता है। तो कानून बनने के बाद लोकसभा की क्या स्थिति रहेगी? तो कानून बनने के बाद लोकसभा की स्थिति रहेगी, लोकसभा कुल सीटें कितनी? 543। 543 में से महिलाओं के लिए क्या रहेंगी? आरक्षित। क्या रहेंगी? आरक्षित। कितना? 33%। 33% बोले तो 1/3। किसका 1/3? लोकसभा की टोटल सीटें 543 का 1/3 सीटें, 33% सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? महिलाओं के लिए। और 543 का अगर हम 1/3 निकालें तो क्या बनेगा? 543 का 1/3 निकालें तो ये बनेगा 181 सीटें। 128वां संविधान संशोधन विधेयक कानून बनता है तो संविधान में कै को संशोधन होगा? ये 106वां संविधान संशोधन होगा। और जब 106वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा तो इसके बाद महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी? 181। अब ये 181 एससी की महिलाओं के लिए, एसटी की महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए ये 181 सीटें सभी प्रकार की महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। इसका मतलब यह हो कि इन 181 सीटें लोकसभा की ऐसे होंगी जिनके ऊपर केवल महिला कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकती है, महिला उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं। वहां कोई पुरुष उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। वो महिला एससी की भी हो सकती है, एसटी की भी हो सकती है, ओबीसी की भी हो सकती है, जनरल की भी हो सकती है। एक ये प्रावधान रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? 543 में से एससी की आरक्षित सीट कितनी है? एससी की आरक्षित सीट कितनी है? तो 543 में से महिलाओं के लिए एससी की सीटें, सॉरी 543 में से एससी की सीटें कितनी आरक्षित है? 84। अब 84 में से 33% आरक्षित हो जाएंगी। किसके लिए? महिला के लिए। किस महिला के लिए? एससी महिला के लिए क्या हो जाएंगी? आरक्षित। क्या हो जाएंगी? आरक्षित। अब यहां ध्यान से सुनना,
इसका मतलब कि वर्तमान समय में 543 में से एससी समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 84 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन जब 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो नारी शक्ति वंदन है वो कानून का रूप ले लेगा तो एससी की 84 सीटों में से 33% सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और हम 84 का 33% बोले तो 1/3 निकालेंगे तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कितने से में से 28 ही? 84 में से 28। कितने में से? 84 में से 28। इसका मतलब ये हुआ आरक्षण में से आरक्षण। बात होगी आरक्षण में से आरक्षण कैसे? अरे एससी के लिए आरक्षित सीटें मिली हुई है 84। इन 84 में से तो 28 मिलेंगे एससी की महिलाओं को। वो जो एससी की 84 सीटें वर्तमान में रिजर्व हैं उन्हीं में से तो एससी की महिलाओं को 28 सीटें मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ 543 में से एसटी समुदाय को 84 सीटें मिली हुई है, उसमें से 28 तो किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? महिलाओं के लिए। शेष कितनी बच गई? शेष बच गई 56। ये किसके लिए? पुरुष। कौन से पुरुष? एससी पुरुष के लिए रिजर्व रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ एससी के लिए जो 84 सीटें हैं वर्तमान में, इन 84 पर कोई महिला भी जा सकती है और पुरुष भी कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन होना चाहिए एससी का। लेकिन 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो नारी शक्ति वंदना है वो विधेयक विधि बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो फिर उसका क्या असर होगा? उसका यह असर होगा एससी की 84 सीटों में से 1/3 सीटें एससी की महिलाओं के लिए क्या हो जाएंगी? आरक्षित। और हम 84 का 1/3 निकालें कितनी सीटें बनती हैं? 28 सीटें। ये किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? एससी की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगे, आरक्षित हो जाएंगे। ठीक। तीसरा प्रावधान क्या रहेगा महिलाओं के लिए? तीसरा प्रावधान ये रहेगा महिलाओं के लिए। पहला प्रावधान, दूसरा प्रावधान, तीसरा प्रावधान क्या रहेगा? एसटी की 47 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में और रिजर्व है तो इनके ऊपर एससी की महिलाएं चुनाव लड़ सकते हैं, एससी का पुरुष भी, लेकिन एससी का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो नारी शक्ति वंदन है वो विधेयक विधि का रूप ले लेगा, कानून का रूप ले लेगा। क्या प्रावधान रहेगा? एसटी की 47 सीटों में से 33% बोले तो 1/3 सीटें एसटी महिला के लिए क्या हो जाएंगी? आरक्षित। और एसटी महिला के लिए आरक्षित होने का मतलब है हम 47 का 33% निकाले यानी कि 1/3 निकाले, कितना जाएगा? 15.66 यानी कि 15 सीटें किसके लिए आरक्षित हो जाएंगी? एसटी की महिलाओं के लिए। कितने में से 15? 47 में से 15। इसका मतलब यह है कि जो एसटी के कोटे में 47 सीटें बांटे इससे आ रही हैं, उस एसटी की 47 सीटों में से 15 सीटें किसके लिए आरक्षित हो जाएंगी? एसटी की महिलाओं के लिए। और बाकी 32 सीट बच गई वो किसके लिए आरक्षित रहेंगी? एसटी पुरुष के लिए आरक्षित रहेंगी। तो मैं कहूं यहां भी आरक्षण में से आरक्षण। किसके आरक्षण में से आरक्षण? एसटी की सीटों में आरक्षण में से एसटी की महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया। महिलाओं को आरक्षण दे दिया। कितना परसेंट? 33%। तो इस प्रकार अगर ये बिल 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, बिल है, प्रस्ताव है, ये कानून का रूप ले लेगा तो इस प्रकार ये महिलाओं की सीटें रहेंगी। पुनः रिपीट कर रहा हूं, 543 का 1/3 मतलब 81 सीटें किसके लिए रहेंगी? केवल महिलाओं के लिए। केवल महिलाएं चुनाव लड़ सकती है एक सीट या सीट के ऊपर। इनमें एसटी की महिला भी हो सकती है, एसटी की महिला भी हो सकती है, ओबीसी की महिला भी हो सकती है, जनरल की महिला भी हो सकती है, कोई महिला इसके ऊपर चुनाव लड़ सकती है। एससी की 84 सीटों में से 33% सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? एससी की 84 सीटों में से 1/3 सीटें रिजर्व हो जाएंगी किसके लिए? एससी की महिलाओं के लिए। कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी? 28। एसटी की जो वर्तमान में 47 सीटें हैं लोकसभा में,
रिजर्व हैं, उनमें से 15 सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? एसटी की महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, तो विधि का रूप ले लेगा, कानून का रूप ले लेगा, तो महिलाओं के लिए इस प्रकार सीटें आरक्षित हो जाएंगी। 181, एससी के 84 में से 28, एसटी के 47 में से 15, ये सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये 128वां संविधान संशोधन हो कब रहा है? सन 2023 में। लेकिन ध्यान रखना, ये 128वां संविधान संशोधन अगर कानून का रूप लेता है तो क्या रहेगा? ये 128 संशोधन क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसका रूप लेता है? कानून का रूप लेता है। तो क्या होगा? ये संविधान में क्या होगा? संशोधन कैकवा 106वां, कैकवा संविधान संशोधन होगा ये 106वां। लोकसभा राज्यसभा जब पारित हो गया, आधे से एक अधिक विधानसभाओं से पारित नहीं होता है, तो विधेयक विधेयक रह जाएगा, विधि का रूप कानून का रूप नहीं ले पाएगा। और विधेयक विधेयक रह जाएगा, विधि का रूप कानून का रूप नहीं ले पाएगा, तो ये बातें लागू नहीं हो पाएंगी। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, आधे से एक अधिक विधानसभाओं से पारित होगा, और पारित होगा तो विधेयक विधि का रूप लेगा, कानून का रूप लेगा, संविधान में संशोधन भी होगा। कैकवा संविधान संशोधन होगा? ये 106वां संविधान संशोधन होगा। यानी मैं 106वां संविधान संशोधन का संबंध किससे रहेगा? महिलाओं का लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण से रहेगा। अब ये आरक्षण लागू होता तो कैसे लागू होगा और कब से लागू होगा? कानून का रूप लेता है तो लागू होगा कब? लागू कब होगा ये ध्यान रखना। ये लागू होगा लगभग, जैसे कानून कब होगा? यह कानून बनने के बाद, कानून बनने के बाद जब भी पहली जनगणना होगी तब से यह लागू माना जाएगा। अब आपको पहली जनगणना, आपको बाद में पहली जनगणना बहुत पहले होली, मैं उस पहली जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। ये 100 यानी कि ये है ना महिला आरक्षण बिल, ये लागू कब होगा? ये 2023 से लागू नहीं माना जाएगा। ये कब लागू होगा? ये कानून का रूप लेने के बाद, 106वां संविधान संशोधन होने के बाद, जब भी भारत में इसके बाद जब भी जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद ही लागू होगा। अब इसके बाद ये गणना 2023 में हो जाओ, 24 में हो जाओ, 25 में हो जाओ, 26 में हो जाओ, 27, 28, 29, 30, 31 में तो होनी है, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई कोरोना काल की वजह से। तो इसका मतलब जहां तक मेरा अनुमान है, यह बिल संभावित 2029 से क्या हो जाएगा? लागू, क्योंकि 2029 में क्या हो पाएंगे? लोकसभा के आम चुनाव। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, तो इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं है, आरक्षण केवल एससी एसटी की महिलाओं के आरक्षण है और सभी प्रकार की महिलाओं के आरक्षण है। और ये अधिनियम कब लागू होगा? ये अधिनियम लागू होगा इस अधिनियम लागू होने की तारीख से जब भी अगली जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद लागू होगा। उस जनगणना के बाद ही क्यों लागू होगा? उस जनगणना के बाद इसलिए लागू होगा क्योंकि अनुच्छेद 82 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा, और वो परिसीमन आयोग ही लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बाउंड्री लाइन निर्धारित करता है।
तो जैसे देश में पहली जनगणना हुई 1900, आजादी के बाद पहली जनगणना हुई 1951 में, तो उस 1951 की जनगणना के बाद क्या गठित किया गया? 1951 की जनगणना के बाद क्या गठित किया गया? परिसीमन। और कब गठित किया गया? 1952 में। फिर अगली जनगणना 1961 में, उसके बाद भी परिसीमन आयोग गठित किया गया, उसने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए। फिर उसके बाद अगली जनगणना हुई 1971 में, उसके बाद परिसीमन आयोग गठित किया गया। फिर अगली जनगणना हुई 1981 में, लेकिन 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठित नहीं किया गया। और फिर अगला चौथा परिसीमन आयोग गठित किया गया था 2001 की जनगणना के बाद। वर्तमान समय में भारत में लोकसभा और विधानसभाओं को जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन है, ये चौथे परिसीमन आयोग ने गठित किया है 2001 की जनसंख्या के आधार पर सन 2008 में। और अब अगला परिसीमन आयोग गठित होगा अगली जनगणना के बाद। और जो अगली जनगणना के बाद जो परिसीमन आयोग गठित होगा, वो भारत का 5वां परिसीमन आयोग गठित होगा। और वो 5वां परिसीमन आयोग गठित होगा, वही नए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करेगा। और जब नए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करेगा परिसीमन आयोग, तो लोकसभा के लिए पूरे भारत में कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्धारित करेगा, उनसे केवल महिला कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकती हैं, अन्य कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब महिला कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकेंगी, तो वहां से जीत के फिर महिला उम्मीदवार आएंगी, और इस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हो जाएंगे। तो 181 तो ये निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित होंगे। इन 181 निर्वाचन क्षेत्रों पर किसी प्रकार की SC ST OBC की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। इसी प्रकार जो वर्तमान में 84 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है SC के लिए, इनमें से 84 में से 28 निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व कर दिए जाएंगे SC महिलाओं के लिए। अर्थात ऐसे 28 निर्वाचन क्षेत्र होंगे जिनसे केवल SC की महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, अन्य कोई महिला चुनाव नहीं लड़ सकती है। उसी प्रकार ST के लिए 33% हो जाएंगे। तो जो ST की 47 सीटें हैं, इनमें से 15 सीटें इस प्रकार निर्धारित कर दी जाएंगी, उनमें केवल ST की महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, अन्य कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये जो आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को, ये महिलाओं का लोकसभा और विधानसभाओं में प्रारंभ में आरक्षण दिया जा रहा है 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है? 15 साल के लिए दिया जा रहा है। 15 साल बाद संसद इसकी समीक्षा कर सकेगी, और समीक्षा करके संसद चाहे कि ये देखे कि महिलाओं को इसमें और आरक्षण की आवश्यकता है, तो अवधि बढ़ा भी सकती है। और जब ये देखे कि महिलाएं सक्षम हो चुके हैं, उन्हें और अधिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो इस अवधि को समाप्त भी कर सकती है। तो वर्तमान समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, लागू होता है तो संविधान में 106वां संविधान संशोधन कहलाएगा। अगर वो लागू होता है तो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए आरक्षण दिए जा रहे हैं? 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष बाद जो इस 15 वर्ष में जो सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए, 15 साल बाद वो सीटें बदल दी जाएंगी, उनके स्थान पर नई सीटें आ जाएंगी। अर्थात ये आरक्षण प्रारंभ में 15 साल के लिए होगा, 15 साल बाद नई सीटें आरक्षित की जाएंगी। रोटेट, अर्थात ये रोटेशन के रूप में चलेगा, रोटेट के रूप में चलेगा। ये नहीं है कि जिंदगी भर जो एक सीट महिला के लिए आरक्षित होगी तो जिंदगी भर के लिए रहेगी, नहीं, वो प्रारंभ में 15 साल के लिए रहेगी। 15 साल बाद उन सीटों पर रोटेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रारंभ 15 साल बाद, 15 साल के लिए है, 15 साल बाद रोटेशन होगा, रोटेशन के बाद फिर रोटेशन 15 साल के लिए रहेगा, फिर अगला साल 15 साल के लिए रोटेशन। अर्थात ये रोटेशन कितने वर्ष पर होगा? 15 वर्ष के लिए। जैसे वर्तमान समय में हमारे ग्रामीण पंचायत राज में, शहरी पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण है अनुच्छेद 243 डी और अनुच्छेद 243 टी के तहत, तो वो आरक्षण भी तो रोटेशन में ही है ना। अब की बार ये ग्राम पंचायत महिला सरपंच के लिए आरक्षित है, तो वो ग्राम पंचायत तो जिंदगी भर महिला के लिए आरक्षित नहीं है, अगली बार वहां पुरुष की भी आ सकती है। तो इस प्रकार ये आरक्षण क्या रहेगा? प्रारंभ में 15 साल के लिए दिया गया है, और ये आरक्षण 15 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, और ये रोटेशन के हिसाब से सीटें बदली जाएंगी। तो दोस्तों,
आज की क्लास हम यहीं तक लेके चलते हैं। इसमें जो भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो, कोई डाउट लगे, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की क्लासें आपके और अधिक साथियों तक पहुंच सकें। ओके साथियों, थैंक्स, गुड बाय क्लास।